सादर नमस्कार। मैं माला झा, भारत टीवी भारत एफएम अमेरिका अपन मिथिला धाम में आप सभी को आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मंच से जिसने अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाया, जिसने गिरकर संभलना और संघर्षों में आगे बढ़ना सिखाया, ऐसे प्रत्येक गुरु को मैं इस मंच से सादर नमन करती हूँ। आज की, जैसे आप सबको पता है, हमने शेयर किया है कि गीत, गजल और कविता की संध्या में अलग अलग जगह से हमारे साथ कुछ कवि रचनाकार जुड़ रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और आज इस मंच से उन सभी का स्वागत करते हैं। और जिस तरह मैंने देखा है, सुना है इन लोगों को, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बुला लेती हूँ मीना गर्ग जी। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं बुला लेती हूँ नाटा जी को। उसके बाद हमारे साथ आ गए रिजवान जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारत टीवी भारत एफएम अमेरिका से अपन मिथिला धाम मंच में आज गीत, गजल और कविता की संध्या में सभी दर्शक को फिर से स्वागत करती हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज सबसे पहले जानना चाहूँगी, मीना गर्ग जी हमारे साथ हैं। श्रीमती मीना जी, अगर आप रेडी हैं तो। और फिर जो हमारे साथ हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, और रिजवान हुसैन जी राही जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, और विजय सिंह नाहटा जी जो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो मैं पहले विजय सिंह नाहटा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और सबसे पहले आप विस्तार से अपना परिचय दीजिए। उसके बाद आज इस मंच के लिए आप लेकर आए हैं, पहली कविता आपसे सुनना चाहूँगी। स्वागत है। जी जी माला झा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने हम सब रचनाकार साथियों को एक पटल पर जोड़ा, गूंथा, और हम सब आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसलिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, मैं राजस्थान के बीकानेर जनपद से आता हूं, और बीकानेर में हमारे दो बड़े साहित्यकार हुए, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य और हरीश बादानी। हरीश बादानी और नंदकिशोर आचार्य बड़े नाम है हिंदी साहित्य में, और बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे, और उन सबका सानिध्य मुझे बीकानेर में मिला। उसके बाद में मैं राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में रहा पिछले 3 साढ़े 3 दशक तक। सरकार में मैं पीसीएस ऑफिसर रहा, और तो उस हिसाब से जगह जगह मेरी पोस्टिंग होती रही। लेकिन कविता से मेरा जो नाता है वो प्रशासनिक सेवाओं की व्यस्तताओं के बीच भी बना रहा, और एक संवेदनशील चित्त और जो संवेदनशील मन है वो प्रशासनिक सेवाओं में भी मेरे बहुत काम आया। क्योंकि जिस अंतिम व्यक्ति के लिए हम चयनित होते हैं कि उसकी आंखों में कोई आंसू हम पहुंच सके, उसको कुछ थोड़ी सी राहत दे सकें, तो ये जो कविता और जो ये लेखकीय मन है उसने मेरी प्रशासनिक सेवाओं के कार्य को भी काफी अच्छे हद तक अंजाम दिया। मित्रों, मैं मूल रूप से एतुकांत कविता में काम करता हूँ। वैसे आप सभी जानते हैं कि निराला ने छंद लिखा, लेकिन निराला बाद में छंद से बाहर भी निकले। जैसे जैसे उनको लगा कि भाई स्पेस बढ़ रहा है, डायमेंशन बढ़ रहा है, चीजों का जो सोचने का सलीका बढ़ रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो एक छंद में, मीट्रिक पद्धति में हम बंधे रहेंगे तो हो सकता है उन चीजों को हम उतने अच्छे तरीके से संप्रेषित नहीं कर पाए। इसलिए निराला ने भी छंद को तोड़ा। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि कविताओं में छंद नहीं होना चाहिए। जब हम एतुकांत कविताएं लिखते हैं तो उसमें भी एक अंतर्निहित लय, इनहेरेंट रिद्म उसमें भी रहती है। और यदि आप किसी अच्छी एतुकांत कविता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार वस्तुतः ये कविता अच्छी है, क्योंकि ये मेरे जेहन में उतर गई है। ऐसी बहुत सी नज़्में हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, और हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने नोबेल लॉरिएट पोइट्स भी हैं, उन्होंने भी एतुकांत शैली में बहुत अच्छा लिखा है। तो मित्रों, इस तरह से एक बीकानेर शहर से निकलकर, वहाँ के साहित्यिक वातावरण से मैं निकलकर जब राजस्थान के विभिन्न जनपदों में काम करते हुए मैंने ये पाया कि बहुत से लोगों के साथ काम करने से आपके जो अनुभव संपदा का विस्तार भी उसी अनुरूप हो जाता है।
और एक अच्छे कवि के लिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ विचार, आइडिया या कोई संवेदन है वो उससे कविता नहीं बना सकता। जब तक यदि वो अपने विचार, आइडिया और संवेदन को अनुभव में ट्रांसफॉर्म नहीं करे, तब तक वो अच्छी कविता नहीं बनती। बड़ी कविता तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अच्छी कविता के लिए, अच्छी कविता की शुरुआत के लिए आपको अपने आइडियाज को, अपने विचारों को अनुभव में ढालना पड़ेगा। इसलिए अनुभव की जो यात्रा है वो एक तरह से कवि की यात्रा अनुभव की यात्रा होती है। और जैसे कोई इंजीनियर पढ़ के बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन कवि पढ़कर नहीं बना जा सकता। हाँ, पढ़ने से उसकी अनुभव संपदा में जरूर विस्तार होगा, लेकिन जो एक अंतः प्रातिभ जो प्रतिभा होती है उस कवि में, उसके आभ्यंतर में से जो फूटती है, वही उसको आगे लेकर के जाती है और कविता के पथ पर आगे बढ़ाती है। मेरा ऐसा मानना है कि जर्मन के एक बहुत बड़े कवि हुए राइनेर मारिया रिल्के। रिल्के कहते हैं कि जब आप स्वयं से प्रश्न करें, ऑटो क्वेश्चन करें कि क्या मैं लेखन या कविता के बिना जीवित रह सकता हूँ, और भीतर से प्रत्युत्तर नहीं में आए, तो आप ये माने कि आप कविता रचने की भाव भूमि में प्रवेश कर गए हैं। कविता जब अस्तित्व की वाहक बन जाए, अस्मिता की उत्प्रेरक बन जाए, तथा ये समझेंगी, तब आप ये समझें कि आपके भाव व्यक्तित्व का काव्य व्यक्तित्व में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया है। और कविता यही करती है, प्रतिपल रूपांतरण या कि परिवर्तन का सतत प्रवाह गढ़ती है। लेकिन इसके इतर पोलैंड की कवियत्री विस्लाव शिंबोर्स्का ने अपने नोबेल भाषण में कहा कि इस तथ्य पर मुझे खिन्नता होती है कि पूरी जिंदगी कवि कर्म करते रहने के बावजूद भी हम कवि होने पर रोमांचित एवं गौरवान्वित महसूस नहीं करते। इस असाधारण प्रतिभा से सज्जित कवि कर्म के प्रति गौरव बोध विश्व की कवि प्रजाति को होना चाहिए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, भारतीय काव्य शास्त्रियों के इस चिंतन सूत्र में जैसे कवि कर्म का मर्म छुपा हुआ है। मैं समझता हूं कि समाज का जो परिवेश है, जिस जनपद से कवि आता है, जिस लोक से आता है, वहां से विषय उठाता है, लेकिन वो विषय वहां के स्थानीय जरूर होते हैं, लेकिन उस स्थानीयता में भी विश्वव्यापिता छुपी होती है। यदि कहीं की कोई पीड़ा है, आप देखेंगे कि चीन के कवि बाई जुई ने 12वीं शताब्दी में अकाल पर कविताएं लिखी, लेकिन आज उनकी 12वीं शताब्दी में लिखी कविताएं जब मैं पढ़ रहा था, तो वो कविताएं ऐसा लग रहा है जैसे हम आज अकाल के चित्रण को आज ही देख रहे हैं। क्योंकि जो शाश्वत चीजें होती है, जो मनुष्य का एक साझा दर्द होता है, वो हर युग में एक सा रहता है। इसलिए कवि जीवन को अपनी दृष्टि से देखता है और एक ही चीज को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से हम देख सकते हैं, जीवन को कितने मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और वह प्रस्तुतिकरण मात्र प्रस्तुतिकरण नहीं होता, उसमें सत्य का पुट होता है। कवि के पास में दो औजार होते हैं, एक तो स्मृति और एक कल्पना। स्मृति से वह समस्याओं को दर्ज करता है, इंद्राज करता है। मात्र दर्ज करना कवि का काम नहीं है, लेकिन जो कल्पना है, उस कल्पना से वह एक नई दुनिया का सपना बुनता है। उस नई सपना कविता नई दुनिया के सपने को बुनने के लिए, और वो नई दुनिया कितनी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मैं अपनी एक कविता से इसकी शुरुआत करता हूँ। वह कविता एतुकांत शैली की कविता है, और उस कविता का शीर्षक, अभी मैं जो एक कविता पहले पढ़ चुका था, जब हम पहले के सत्र में उसको पढ़ा था, नहीं उस नहीं, कविता को शुरुआत कीजिए कीजिए कीजिए, आप पहले सुनाइए उससे। हाँ। स्वागत। विहंगम पथों पर जलाए बहु दीप, चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं। विहंगम पथों पर जलाए बहु दीप, चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं। यह बाहर की दीप्ति लुभाती बहुत है, नदी रोशनी की सुहानी बहुत है। यह बाहर की दीप्ति लुभाती बहुत है, नदी रोशनी की सुहानी बहुत है। मगर तम के साए हैं अंतर में गहरे, उसी आत्म कलमश को चलो आज धोएं। विहंगम पथों पर जलाए बहु दीप, चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं। जब पीर का तन गया हो अंधेरा, मनुष्य के हृदय में तमस का बसेरा। जब पीर का तन गया हो अंधेरा, मनुष्य के हृदय में तमस का बसेरा। वो दीप झंझा में जलता अखंडित, चिर ज्योति जन के मनों में संजोए। विहंगम पथों पर जलाए बहु दीप, चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं। वह रोशनी जो बुझाए न बुझती, जो आलोक धारा मिटाए न मिटती। वह रोशनी जो बुझाए न बुझती, जो आलोक धारा मिटाए न मिटती। अंतर में ऐसी किरण फूट जाए, शाश्वत की लौ से जगत को सजाएं। विहंगम पथों पर जलाए बहु दीप,
चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं, चलो आज भीतर में दिया एक जलाएं। तो मित्रों, ये बहुत खूब। कविता थी। मैं कुछ मेरे कविता संग्रह 6 कविता संग्रह आ चुके हैं, उसके कुछ जो आवरण के आपके साझा करता हूँ। ये एक संग्रह आया कविता की देठ। इस कविता संग्रह की भूमिका हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी, जो उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। और एक हमारे राजस्थान से नंद भारद्वाज हैं, बड़े कवि, उन्होंने भी इसमें लिखा। और एक ये कविता जिसके बारे में मैं कह रहा था कि डॉक्टर नामवर सिंह ने दूरदर्शन से जिस किताब पे बात की थी, ये लिखना की जैसे आग, डॉक्टर नामवर सिंह जी के नाम से मैं समझता हूँ कि हिंदी पूरा जगत परिचित है। तो नामवर सिंह जी ने इस किताब पे काफी अच्छी डिस्कोर्स किया था, काफी अच्छा उन्होंने इस पे बात की थी। एक ही किताब मेरी है अग्निपाखी, ये अभी अभी 2023 में ये किताब आई थी। और एक किताब मैं जिस राजस्थान से आता हूँ उसकी लैंग्वेज है राजस्थानी, उसमें ये किताब है गम्योड़ा समदरा सपना, ड्रीम ऑफ ए लॉस्ट ओशियन, ये अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं, गम्योड़े समदरा सपना। इस तरह से ये राजस्थानी में भी मेरी किताब आई। मेरी एक 50-55 कविताओं का संचयन वहां से दिल्ली से आया था। उसमें समकाल की आवाज श्रृंखला में कुछ कवियों को सेलेक्ट किया गया था। समकाल की आवाज में 50-55 कविताओं का एक कंपेंडियम मेरा दिल्ली से आया था। इस तरह से मित्रों, ये जो कविता यात्रा है ये चल रही है। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को कविता का एक विनम्र विद्यार्थी मानता हूँ। इतने लंबे समय से काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर पाए हैं, उनके पास भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो अभी बहुत बहुत काम कविता में करना है। और मैं समझता हूँ कि अ, जितना स्वाध्याय और जितनी हम पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट एंड कन्वर्सेशन ए परफेक्ट मैन। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम चाहे कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। हमारे राजस्थानी में कहते भी हैं, लिखो कण भर पढ़ो मण भर। मण मतलब राजस्थान में एक यूनिट होती है, उसको मण का मतलब होता है 40 केजी। 40 केजी की यूनिट है मण। लिखो कण भर पढ़ो मण भर। तो मैं सभी कवि मित्रों से भी ये कहूंगा कि भले आप कम लिखें लेकिन बहुत ज्यादा पढ़े। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद में जो कम भी लिखेंगे, आपने सभी ने देखा हो कि राजस्थान से एक कवि हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानीकार हुए। उन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी और 3 कहानियों में वो हिंदी साहित्य में अजर अमर हो गए। उसने कहा था कहानी, मैं समझता हूँ कि हिंदी का सब पाठक जानता है, उसने कहा था कहानी उन्होंने लिखी थी। और यदि उनकी सारी कहानियों को निकाल दिया जाए और उसने कहा था एक कहानी पर रखा जाए, तो भी वो हिंदी कहानी में एक स्तंभ की तरह चमक रहे हैं। तो बहुत अच्छा। मैं ये इसके विरोध में नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना चाहिए कि सार्थक आप लिखें। और जो चीज आप लिख रहे हैं उसमें जो हमारा पाठक वर्ग है, हमारे जो बौद्धिक जगत है, उसका नोटिस वो ले। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं से भी जुड़ पाया, सभी दर्शकों से जुड़ पाया, और आप सब लोगों को भी सुनने का अवसर मिलेगा। यदि मुझे अनुमति बिल्कुल। हो तो कुछ और पढ़ना है या मुझे आगे? नहीं, अब मैं फिर आऊँगी आपके पास। एक-एक कविता मैं सबसे लेना चाहूँगी। सबसे पहले दर्शक को सबसे परिचय कराना भी चाहूँगी। जी। तो बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी, साथ ही बहुत ही अच्छा संदेश जो उन सबके लिए काफ़ी काम आएगा, जो लिखते हैं, खासकर उनके लिए। तो महिला शक्ति हमारे साथ हैं मीना गर्ग जी, तो मैं उनके पास चलती हूँ। मीना जी, आप अपना परिचय दर्शक को विस्तार में दीजिए। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं। सबसे पहले तो माला जी, आपको मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने हमें निमंत्रण दिया आने का। और मैं मीना गर्ग, जिला जींद, हरियाणा से हूँ। और कॉलेज समय से ही मैं लिखती रही, लेकिन धीरे धीरे कलम ने धार पकड़ना शुरू किया और मैंने 2 पुस्तकें लिखी, बांसुरी की जिंदगी और बांसुरी की जिंदादिली। और जो लॉकडाउन से रफ्तार पकड़ी है मेरी कलम ने। और तीसरी जो पुस्तक आई है वह मेरी है लो नहीं मन की बुझेगी। और मैं बताना चाहूंगी कि इसका नामकरण हमारे साथ ही आदरणीय विजय नाहटा जी हैं, उन्होंने ही मेरी पुस्तक को नाम दिया।
और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और उन्होंने मेरी पूरी गजलों की समीक्षा की और मेरा हौसला बढ़ाया, और इस तरह मैं लिखती चली गई धीरे धीरे। लॉकडाउन में समय ही समय था, अनुभव धीरे धीरे होते रहे और सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो गुरु पूर्णिमा भी है आज। मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी। और गुरु के प्रति एक अपनी रचना रखना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। बहुत अच्छा। गुरु जी तुमने कृपा की, गुरु जी तुमने कृपा की, गुरु जी तुमने कृपा की, गुरु जी तुमने कृपा की। नैया मेरी डोल रही थी, नैया मेरी डोल रही थी, थामी खुद पतवार, गुरु जी तुमने कृपा की, गुरु जी तुमने कृपा की। कलम में मेरी दम नहीं था, कलम में मेरी दम नहीं था, कहा करो अभ्यास, गुरु जी तुमने कृपा की। मात शारदे से कह करके, मात शारदे से कह करके दिला दिया वरदान, गुरु जी तुमने कृपा की। विनती अपनी शीशा की सुने, विनती अपनी शीशा की सुने, दे दिया शुभ आशीष, गुरु जी तुमने कृपा की। नैनों से आंसू बहते थे, नैनों से आंसू बहते थे, मिला बहुत आराम, गुरु जी तुमने कृपा की। भटक रहा था इधर उधर में, भटक रहा था इधर उधर में, उंगली अबली थाम, गुरु जी तुमने कृपा की। चरणों में प्रणाम करूं मैं, चरणों में प्रणाम करूं मैं, दिखा दिए भगवान, गुरु जी तुमने कृपा की, गुरु जी तुमने कृपा की। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। गुरु जो है ना, वो केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को सही दिशा, सही दृष्टि और सही उद्देश्य भी देते हैं। बहुत ही अच्छा मीना जी। और मैं अब सीधे रिजवान हुसैन जी के पास चलती हूँ। राही जी, आपका स्वागत है, और सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए विस्तार में, और फिर आज जो आप सुनाने के लिए लाए हैं। मेरा नाम रिजवान हुसैन राही है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और पावर कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हूँ। 2021 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद से मैं खाली बैठा रहता था और बोर होता था। मैं सोचता था क्या करूँ, तो लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मैंने कुछ प्रयास किया लिखने का। तो थोड़ा बहुत लिखता था, मगर मीटर पर नहीं लिखता था। तो जो लखनऊ तो शायरों का गढ़ है, तो यहाँ के कुछ शायर को एक आध कविता मैंने दिखाई अपनी लिखी हुई,
तो कहने लिखी तो सही है आपने, मगर ये मीटर पे नहीं है, बगैर मीटर पे कविता मानी नहीं जाती है यहाँ पर। तो कहने मीटर पे लिखो, तो मीटर सीखा मैंने और धीरे धीरे करके मैंने प्रैक्टिस की। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं प्रैक्टिस लगातार 6-6 घंटे करता था लिखने की। और मैं सिंपल भाषा में लिखता हूँ। मेरा राइटिंग जो है, मेरी ये गजल जो है रोमांस पे आधारित रहती है, रोमांटिक लिखता हूँ मैं ज्यादातर। और मीना जी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। माला जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपने। तो मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी एक प्रोग्राम में और जाना है। तो मैं अपनी एक गजल सुनाता हूँ। नाजा स्वागत है, फरमाइए सुनाइए। कि दूर तक फैली हुई है चांदनी चारों तरफ, दूर तक फैली हुई है चांदनी चारों तरफ, और 14वीं की रात है शबनम गिरी चारों तरफ। बहुत अच्छा। किस कदर ये खूबसूरत है बहारों का समा, फिर भी क्यों छाई हुई है तीरगी चारों तरफ। तीरगी मतलब कालीमा अंधेरा। और मुस्कुराकर आपने कुछ इस तरह देखा हमें, प्यार की शहनाइयां बजने लगी चारों तरफ। झूम कर आई घटा चलने लगी ठंडी हवा, हल्की हल्की सी फिजा में है नमी चारों तरफ। गा रही बुलबुल तराना गुलिस्तान में प्यार का, हो रही बरसात धीमी धीमी सी चारों तरफ। गा रही बुलबुल तराना गुलिस्तान में प्यार का, हो रही बरसात धीमी धीमी सी चारों तरफ। खूबसूरत चांद सा चेहरा तुम्हारा देखकर, खूबसूरत चांद सा चेहरा तुम्हारा देखकर, आसमां से बिजलियां गिरने लगी चारों तरफ। मौसम में गुल खुशनुमा लगने लगा राही हमें, मौसम में गुल खुशनुमा लगने लगा राही हमें, जब चली बादे सबा महकी हुई चारों तरफ। जब चली बादे सबा महकी हुई चारों तरफ, दूर तक फैली हुई है चांदनी चारों तरफ, 14वीं की रात है शबनम गिरी चारों तरफ। बहुत ये खूब। तो एक गजल हो थोड़ा गई, सा तो मैं नेटवर्क दूसरी भी इशू सुना तो सकता है। हूँ अगर हाँ, नहीं नहीं, जरूर बहुत सुनाइए, ऐसा हो लेकिन तो मैं थोड़ा सा दूं। नेटवर्क, नाटा जी, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज, आपकी आवाज कट रही है। आप थोड़ा सा रेंज में आइए, अच्छा, सुनाइए, एक और सुनाइए, चूंकि आपको जाना है तो मैं चाहूंगी कि आप एक और सुना कर जाइए। ठीक है। आपको बस देखते ही दिल दीवाना हो गया, आपको बस देखते ही दिल दीवाना हो गया, झूम कर आई घटा मौसम सुहाना हो गया। झूम कर आई घटा मौसम सुहाना हो गया, दिल तुम्हारा अब हमारा आशियाना हो गया। दिल तुम्हारा अब हमारा आशियाना हो गया, इस बहाने घर तुम्हारे आना जाना हो गया। इस बहाने घर तुम्हारे आना जाना हो गया। और खूबसूरत लग रही थी सादगी में किस कदर, खूबसूरत लग रही थी सादगी में किस कदर, देखते ही आपको दिल शायराना हो गया। देखते ही आपको दिल शायराना हो गया, घर में रखते ही तुम्हारे नेक पाकीज़ा कदम, घर में रखते ही तुम्हारे नेक पाकीज़ा कदम, आज रोशन नूर से ये आशियाना हो गया। आज रोशन नूर से ये आशियाना हो गया। और खूबसूरत आपके नाजुक बदन को देखकर, सो ना पाया रात भर के हाल मेरा हो गया। आपके आने से महफिल में बहारें आ गईं, आपके आने से महफिल में बहारें आ गईं, आज तो इस जश्न से रोशन सवेरा हो गया। आज तो इस जश्न से रोशन सवेरा हो गया। और ये मक्ता है कि दुश्मनों ने बेवजह बदनाम राही कर दिया, दुश्मनों ने बेवजह बदनाम राही कर दिया, बात छोटी सी ही थी लेकिन फसाना हो गया। बात छोटी ही सी थी लेकिन फसाना हो गया, आपको बस देखते ही दिल दीवाना हो गया, झूम कर आई घटा मौसम सुहाना हो गया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत कुछ। थोड़ा सा शानदार। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है, वरना आपकी, आप सबकी आवाज बहुत अच्छी है। नेटवर्क मुझे भी अच्छा कट होता तो जी। हाँ बोलिए, तो कुछ और नेटवर्क का इशू मीना जी के साथ भी है, मीना जी भी अटक रही हैं, नाटा जी परफेक्ट हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ भी है। तो कुछ और सुनाना चाहेंगे आप, या हम इतनी देर आप हैं कि मैं, जी, बहुत सारी गजलें हैं मेरी, एक और हाँ, लेकिन आपका डिस्टरबेंस बहुत है रिजवान जी, थोड़ा सा उसको ठीक कीजिए ना, नेटवर्क बहुत कमजोर है आपका, कट रहे। मीना जी आप बोलिए, मैं आपको सुनना चाहूंगी।
हाँ, टेक्निकल इशू अभी है देख कुछ इस वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रही। हाँ, नहीं है, थोड़ी-सी आवाज़ क्लियर नहीं है, म्यूट करने के बाद भी आपका डिस्टरबेंस है। तो अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट करके फिर से जॉइन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। बाकी एप्लीकेशंस अगर फ़ोन का जी। बंद कीजिए, नेटवर्क का रेंज देखिए अच्छा होना चाहिए। तो एक कविता मैं आपसे और सुनना चाहूँगी राही जी, तो आप जॉइन कीजिए फिर से एक बार। मीना जी, आप बोलिए, आपका भी नेटवर्क की दिक्कत है। जी, आवाज क्लियर आ रही है दीदी? आ रही है लेकिन बीच में कट रही है। आज और दूसरा क्या लेकर आई हैं आप यहाँ से सुनाने के लिए? जी, मैं अपनी गजल ही सुनाऊंगी। ठीक है, तो आप अपना गज़ल तैयार रखिए, तो थोड़ा-सा नाटा जी के पास चलते हैं। नाटा जी, आप क्या लेकर जी, आए हैं और क्या मैं सुनाना चाहेंगे? एक गीत आप सब लोगों के साथ में पेश करता हूँ सामने। स्वागत है, सुनाइए। जी जैसा आपकी मैंने आवाज आ अपने रही? वक्तव्य में भी जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि कभी समाज को बदलने से पहले और समाज को दिशा देने से पहले खुद को बदलता है, खुद को रचता है, खुद को गढ़ता है, तब जाकर के एक अच्छी रचना उसके ज़हन से आती है। ये जो गीत है उसका शीर्षक भी यह है, खुद को रचा करूँ। आप गीत का आनंद लीजिए, मैं गीत आपको सुनाता हूँ। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। जग जगती की जय से पहले खुद को विजय करूं। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। है अगम अगो जो दिखता है जीवन है वो, है अगम अगोचर वो अति जीवन। जो हासिल है वो जीवन धन, जो अदीठ है वो आत्मिक धन। बाहर को निरखूं परखूं, बाहर को निरखूं परखूं पर भीतर रमण करूं। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। दृश्यमान हो सुंदर सजित इष्ट हमें क्यों ना हो। आमंत्रण हो मुक्त गगन में कदम धरा पर स्थिर हो। भले अनंत को शोधूं खोजूं, भले अनंत को शोधूं खोजूं, भले अनंत को शोधूं खोजूं, निज अंत है भ्रमण करूं। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं। अंतिम है। चर्म चक्षु से झांकूं बाहर, प्रज्ञा नयन दीप्त हो भीतर। दूर क्षितिज विस्तार निहारूं, उस अदृश्य को देखूं अंदर। बाहर मधु संगीत सुनो, बाहर मधु संगीत सुनो पर अंतस मौन वरूं। घर बाहर रचने से पहले
खुद को रचा करूं, घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं, जग जगती की जय से पहले खुद को विजय करूं, खुद को विजय करूं, घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं, खुद को रचा करूं। बहुत खूब। घर बाहर रचने से पहले खुद को रचा करूं, बहुत ही अच्छा। तो रिजवान जी, मैं आपकी आवाज एक बार बहुत सुनना चाहूंगी कि आपका नेटवर्क सही हुआ कि नहीं। आवाज आ रही मेरी हाँ क्लियर? हाँ, आप बोलिए। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। पढ़े शेर पढ़े? मैं एक हाँ, गजल सुनाता सुनाइए, हूँ फिर एक आपको। सुनाइए, फिर मीना जी के पास चलते हैं, सुनाइए। मुलायदा फरमाइए कि तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें दिल में बसाया है। तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें दिल में बसाया है। तुम्हारी शोख नजरों ने हमें जीना सिखाया है। तुम्हारी शोख नजरों ने हमें जीना सिखाया है। तुम्हारे बिन कभी भी चैन फिर हमको न आया है। नशा आंखों में मेरी, रात दिन तेरा ही छाया है। नशा आंखों में मेरी रात दिन तेरा ही छाया है। हमारा प्यार जीवन में हमारे वास्ते देखो, नया मौसम, नई खुशियां, नए पल लेके आया है। गुलाबी होठ ये नाजुक बदन, ये चाल मतवाली। गुलाबी होठ ये नाजुक बदन, ये चाल मतवाली। गजब का आज चेहरे पर निखर कर नूर आया है। गजब का आज चेहरे पर निखर कर नूर आया है। दिखाकर चांद सा चेहरा, जरा सा मुस्कुरा करके, न जाने कौन सा जादू सनम तुमने चलाया है। न जाने कौन सा जादू सनम तुमने चलाया है। नजर उसने मिलाई तो मचल के रह गया ये दिल। नजर उसने मिलाई तो मचल कर रह गया ये दिल। नशीली मस्त आंखों से नशा हमको पिलाया है। नशीली मस्त आंखों से नशा हमको पिलाया है। अभी मकता है कि बहुत ही खूबसूरत है दीवाना हर कोई उसका। बहुत ही खूबसूरत है दीवाना हर कोई उसका। मगर उसने तुम्हें राही सनम अपना बनाया है। मगर उसने तुम्हें राही सनम अपना बनाया है। तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्हें दिल में बसाया है। तुम्हारी शोक नजरों ने हमें जीना सिखाया। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत। शानदार, बहुत अच्छा। हाँ, मीना जी, आप क्या लेकर आई हैं? तब से आप प्रतीक्षा कर रही हैं, बोलिए। जी, मैं अपनी एक गजल रखती हूँ। सुनाइए। बसी बसी दिल में जो सूरत है, दिखाना भूल जाते हैं। बसी दिल में जो सूरत है, दिखाना भूल जाते हैं। हमें सच में मोहब्बत है, बताना भूल जाते हैं। कहे ये दिल तुम्ही से है, मोहब्बत तो हमें जानम। कहे ये दिल तुम्ही से है, मोहब्बत तो हमें जानम। लगे दुनिया से हमको डर, जताना भूल जाते हैं। भरा कांटों से जीवन है, बचाते वक्त पर आकर। भरा कांटों से है जीवन, बचाते वक्त पर आकर। बहुत उपकार करते हो, गिनाना भूल जाते हैं। निभाते आप तो वादा,
बिना शर्तों के ही अपना निभाते आप तो वादा, बिना शर्तों के ही अपना, मगर हम ही वही वादा निभाना भूल जाते हैं। वाह, बहुत खूब। बड़े ही गौर से सुनते हमेशा आपकी बातें, बड़े ही गौर से सुनते हमेशा आपकी बातें, निगाहें मुख से बस अपनी हटाना भूल जाते हैं। हमें सच में मोहब्बत है बताना भूल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। तो फिर मैं नाटा जी के पास चलूंगी। एक एक और कविता हम लोग सुन लेते हैं आप लोगों जी से। नाटा जी, अभी आगे जी आप क्या लेकर आए हैं? हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। जो मेरा जो तीसरा कविता संग्रह आया था अग्निपाखी, उसकी ये टाइटल पोइम थी। मैं ये कविता सुना करके फिर मैं सोचता हूँ कि एक गीत में यदि उसमें पूरा भी नहीं सुनाऊंगा तो कुछ आपको एक दो स्टांजा सुना दूंगा, तो वो मैं समझता हूँ कि सुनाना थोड़ा लाजमी है, अच्छा गीत हाँ, है। जरूर जरूर, स्वागत है, जी। सुनाइए। इस कविता का शीर्षक है अग्निपाखी। मेरा ये जो संग्रह आया था इसका नाम भी अग्निपाखी है। यूनान की दंत कथाओं में फिनिक्स बर्ड के बारे में हम सभी ने सुना होगा। वह एक ऐसा पक्षी है जो जब गाता है तो उसके मुंह से ज्वाला निकलती है, जिसमें स्वयं राख बन जाता है। फिर बारिश होती है तो वह अपनी ही राख से दोबारा जीवित हो जाता है, जन्म लेता है। फिनिक्स मैं समझता हूँ, जहाँ तक सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने उस पक्षी को एक प्रतीक के रूप में चुनते हुए अपने कविता संग्रह का नामकरण भी अग्निपाखी रखा। और ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। छोटी सी कविता है, उसके बाद में हम गीत की तरफ लौटते हैं। कई कई बार टूटता है कभी, कई कई बार आबाद होती जाती दुनिया। कई कई बार टूटता है कभी, कई कई बार आबाद होती जाती दुनिया। कई कई बार खाली होता कभी भीतर से, कई कई बार सरशब्द होता दुनिया का आंचल। कई कई बार टूटता है कभी, कई कई बार आबाद होती जाती दुनिया। कई कई बार खाली होता कभी भीतर से, कई कई बार सरशब्द होता दुनिया का आंचल। जब जब चमकदार नजर आता धरती का चेहरा, जब जब चमकदार नजर आता धरती का चेहरा, अपनी कविता की आग में जलकर भस्मीभूत होता कोई कवि। अपनी कविता की आग में जलकर भस्मीभूत होता कोई कवि। रचना की बारिश तले, रचना की बारिश तले उसी सनातन राख से फिर हो जाता प्रज्वलित। रचना की बारिश तले उसी सनातन राख से फिर हो जाता प्रज्वलित। जिस तरह युग युगांतर से अपनी ही राख से बारिश में दोबारा आंखें खोलता अग्निपाखी, जिस तरह युग युगांतर से अपनी ही राख से बारिश में दोबारा आंखें खोलता अग्निपाखी, दोबारा आंखें खोलता अग्निपाखी। ये किस तरह से एक कवि वाह की बहुत अपनी अच्छी। जीविका, किस तरह से कवि का एक आत्मसंघर्ष, किस तरह से कवि समाज को बदलने के लिए जो प्रतिरोध का निर्माण करता है। एक अच्छी कविता वह होती है जो भले बदलाव न करे, लेकिन बदलाव की बेचैनी से भरी हुई होती है। भले वह कोई परिवर्तन न ला पाए, लेकिन कोई परिवर्तन कविता के बिना संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखने में हमें लगता है कि कविता कोई परिवर्तन नहीं करती, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ग्रेजुअल तरीके से सने सने कविता हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे तौर तरीकों में बहुत बदलाव लाती है। तो एक गीत मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये गीत जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि साधनों की शुद्धि और साध्य की शुद्धि दोनों ही होनी चाहिए, तभी हम मतलब क्या है कि एक अच्छा संसार दे सकते हैं, एक अच्छी दुनिया दे सकते हैं। तो एक अच्छी दुनिया का सपना संजोए हुए एक कवि जिस तरह से अपनी कविता में कामना करता है, एक तरह से लोक मंगल की कामना करता है, सत्यम शिवम सुंदरम की कामना करता है कि ये पूरी दुनिया
मंगल में रहे, ये दुनिया आनंद में रहे। तो एक कवि के नाते इस तरह से इस गीत में मैं आप लोगों के सामने जुड़ता हूँ। प्रस्तुत है ये गीत। स्वागत। साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया। वह दीप जो जलता शिखर पर वह न मेरा है, द्रव्य मेरा नहीं, पाती भी नहीं, क्यों आलोक भी मुझको गंवारा है। यह जगत प्रतिबिंब जो मृग चाह आदिम हो गया है, और निज आलोक जाने युग युगों से हो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया। देखिए आप, आज के मनुष्य की नियति, रेत को ही छान कर नित स्वर्ण अभिलाषी बनाऊं, ध्येय को ही श्रेय कर परमानने को मैं ठना हूँ, और छोटी मंजिलों के जाल में बिंधता गया हूँ। यद्यपि जो आलोक आत्मा का स्वयं था, कौन उसको धो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है। अंतिम है, मैं अंतिम स्टांजा तक बच गया हूँ। यह पंथ मेरा निष्कलुष कटुकंटकों से हीन है, यह दीप्ति मेरी ही स्वयं पुरुषार्थ संयम लीन है, राख में जो ढाप कर अंगार कोई बो गया है, सुप्त था जो सूर्य चिर द्युतिमान कैसे हो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, राजपथ को छोड़ क्यों पगडंडियों पर सो गया है, साधनों के व्यूह में कब साध्य ओझल हो गया है, हो गया है, साध्य ओझल हो गया। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, सचमुच। मैं तो सचमुच खो ही गई थी कविता में। हाँ रिजवान जी, आप क्या तैयार करके लाए, कुछ सुनाना चाहेंगे? और उसके बाद आप तैयार रहिए मीना जी, आपसे एक और सुनूंगी और फिर हम लोग कोशिश करेंगे आज विदा लेने के लिए। मन तो भरता नहीं है, लेकिन रिजवान जी जी हाँ जी, मुलाजा फरमाइए कि मस्त नैनों में डाला है काजल वही, मस्त नैनों में डाला है काजल वही, चाल मस्ती भरी जिस्म कोमल वही, चाल मस्ती भरी जिस्म कोमल वही, पांव थिरके तराने की लय ताल पर,
पांव थिरके तराने की लयताल पर छम छमा छम छम बजी आज पायल वही, छम छमा छम छम बजी आज पायल वही। मुस्कुराती हुई सिर झुकाकर मेरे पास आती है लहरा के आंचल वही, मुस्कुराती हुई सिर झुकाकर मेरे पास आती है लहरा कर आंचल वही। बिन हमारे उसे चैन मिलता नहीं, प्यार में बस दीवानी है पागल वही, प्यार में बस दीवानी है पागल वही। आ गई याद उसकी अचानक हमें, दर्द के छा गए फिर से बादल वही, दर्द के छा गए फिर से बादल वही। नाज नखरे हमें वो दिखाकर बहुत कर गई हुस्न से आज घायल वही, कर गई हुस्न से आज घायल वही। लगता है कि तेज रिमझिम की सावन की बरसात में, तेज रिमझिम की सावन की बरसात में याद राही को आती है हर पल वही, याद राही को आती है हर पल वही। मस्त नैनों में डाला है काजल वही, चाल मस्ती भरी जिस्म कोमल वही। थैंक यू। बहुत अच्छा। Thank you. मीना जी, आप क्या लाई हैं? गजल सुनाएंगी फिर से? जी जी, सुनाइए। मैं गजल रखती हूँ दीदी। स्वागत गजब ढा जी, गजब ढा रहा है मनाना तुम्हारा, गजब ढा रहा है मनाना तुम्हारा। मेरी जिंदगी में आना तुम्हारा, मेरी जिंदगी में आना तुम्हारा। हमें जान के है कर बुलाना तुम्हारा, हमें जान के है कर बुलाना तुम्हारा। कोई नाता जैसे पुराना तुम्हारा, कोई नाता जैसे पुराना तुम्हारा। बना दिल ये मेरा दीवाना तुम्हारा, बना दिल ये मेरा दीवाना तुम्हारा। नजर पे नजर का ठिकाना तुम्हारा, नजर पे नजर का ठिकाना तुम्हारा। तेरी याद आए बताना तुम्हारा, तेरी याद आए बताना तुम्हारा। दिला याद अपनी रुलाना तुम्हारा, दिला याद अपनी रुलाना तुम्हारा। तुम्ही से ही होती सुबह शाम मेरी, तुम्ही से ही होती सुबह शाम मेरी। मेरा दिल बना अब ठिकाना तुम्हारा, मेरा दिल बना अब ठिकाना तुम्हारा। नहीं नींद आती है रातों को अब तो, रातों को अब तो लगे अच्छा हमदम सताना तुम्हारा, लगे अच्छा हमदम सताना तुम्हारा। गजब ढा रहा है मनाना तुम्हारा, मेरी जिंदगी में आना तुम्हारा, मेरी जिंदगी में
आना तुम्हारा। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। और चूंकि टाइम काफी हो गया है, मन तो नहीं भरता, सच पूछे तो मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनने में, और जो दर्शक होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि अब हम लोग इसको विराम देंगे, लेकिन मैं अंत में एक कविता सुनना चाहूंगी विजय सिंह जी नाटा जी से। ठीक है, मैं मीना आपको जी, एक अगर कुछ कविता खास आप लाई हैं तो बोल दीजिए। अगर ऐसा है कि हाँ आज रह गया मेरा ये था मन में, तो ठीक है, वरना मैं नाटा जी के इस कविता के साथ आज इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। मैं एक रचना सुनाना चाहूंगी मैं, विजय जी सुनाए पहले, उसके अच्छा बाद ठीक है, तो सुनाती फिर हूँ महिला दीदी। शक्ति से इसका एंड करेंगे। नाटा जी सुनाइए। एक कविता है, वो एतुकान शैली की कविता, क्योंकि गीत में 2 सुना चुका हूँ। मैं एक कविता गाता हूँ। इस कविता का शीर्षक कोई उम्मीद अंतिम नहीं। ये बड़ी पॉजिटिव नोट की कविता है, और इसका शीर्षक भी है कोई उम्मीद अंतिम नहीं। बहुत कोई उम्मीद अंतिम नहीं, चिड़िया की हर उड़ान है अंतहीन। कोई उम्मीद अंतिम नहीं, चिड़िया की हर उड़ान है अंतहीन। हर दिन आकाश एक नवीन आमंत्रण। कोई कदम ताल अंतिम नहीं, कोई पदचाप समय के दृश्य पटल पर अंकित सभ्यता का अंतिम रेखा चित्र नहीं। कोई कदम ताल अंतिम नहीं, कोई पदचाप समय के दृश्य पटल पर अंकित सभ्यता का अंतिम रेखा चित्र नहीं। कोई साहस नवीन नहीं, कोई आरोहण आखिरी नहीं। हर क्षण लौट लौट आने का संकल्प गुथे हुए, हर क्षण लौट लौट आने का संकल्प गुथे हुए, हर मुहूर्त नवीन शुरुआत का सपना बुनते हुए। कोई पराजय अंतिम समर्पण नहीं, कोई प्रयाण महज इतिश्री नहीं। कोई पराजय अंतिम समर्पण नहीं, कोई प्रयाण महज इतिश्री नहीं। कोई मृत्यु अंतिम उपस्थिति नहीं, कोई मृत्यु अंतिम उपस्थिति नहीं। न ही कोई जन्मोत्सव सर्वथा नवीन अवतरण। कोई मृत्यु अंतिम उपस्थिति नहीं, न ही कोई जन्मोत्सव सर्वथा नवीन अवतरण। सब यात्राओं के दरमिया भी फूटती है जीवन की कोमल किलकारियां। अंतिम पटाक्षेप के बाद भी बच रहती उम्मीद। अंतिम पटाक्षेप के बाद भी बच रहती उम्मीद किसी नवीन दृश्य के विमोचन की। कोई प्रलय निर्णायक नहीं, कोई निर्माण आखिरी प्रत्याशा नहीं। सब कुछ तिरोहित हो जाने के बाद भी, सब कुछ तिरोहित होने के बाद भी अविचल रहता नन्हा अंकुर सृष्टि के हक में। सब कुछ तिरोहित होने के बाद भी अविचल रहता नन्हा अंकुर सृष्टि के हक में। और इस समय जब भूख मचल रही शिराओं में, और इस समय जब भूख मचल रही शिराओं में, क्यों उठ रहे 2 हाथ सुलगाने अनादि का चूल्हा। क्यों उठ रहे 2 हाथ सुलगाने अनादि का चूल्हा। कोई उम्मीद अंतिम नहीं, कोई उम्मीद अंतिम नहीं। चिड़िया की हर उड़ान है अंतहीन, कोई उम्मीद अंतिम नहीं। वाह, बहुत खूब। कोई उम्मीद जी अंतहीन नहीं, सचमुच जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। और आज मैं फिर अब अंत में जाना चाहूंगी मीना जी के पास। मीना जी, चलिए एक अच्छी सी जो आप तैयार करके लाए जी, हैं सुनाते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, क्या मैं बंगाली भाषा में सुना सकती हूँ या कोई अपनी ही गजल सुनाऊं फिर? चलो मैं अपनी देखिए, ही गजल सुनाती हूँ, अपनी गजल सुनाती हूँ। हाँ, अगर दर्शक हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बांग्ला में भी सुना सकती हैं। लेकिन जी, अगर दर्शक सुनने वाले हैं तो जो आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में। हिंदी नहीं, एक्चुअली सबके लिए चल जाता है, जो हमारी राजभाषा है। जी। सुनाइए। आगे ही आगे बढ़ना है, बढ़ने दे अभी तो। आगे ही आगे बढ़ना है, बढ़ने दे अभी तो। मत रोक मेरी राहों को, चलने दे अभी तो। मत रोक मेरी राहों को, चलने दे अभी तो। आगे ही आगे बढ़ना है, बढ़ने दे अभी तो। मिलती है कामयाबी बढ़ने वालों को ही बस। मिलती है कामयाबी बढ़ने वालों को ही बस। नाकामियों पे दुनिया को
हंसने दे अभी तू, नाकामियों पे दुनिया को हंसने दे अभी तू, परवाह न कर औरों की, कहता है जो भी सुन, परवाह न कर औरों की, कहता है जो भी सुन, जख्मों पे नमक और भी लगने दे अभी तू, अरे वाह, जख्मों पे नमक और भी लगने दे अभी तू, मंजिल है अभी दूर, नहीं साथ है कोई, मंजिल है अभी दूर, नहीं साथ है कोई, बस साथ यारा प्यारा सा मिलने दे अभी तू, बस साथ यारा प्यारा सा मिलने दे अभी तू, रास्ता भी है अनजाने ओ घनघोर अंधेरा, रास्ता भी है अनजाने ओ घनघोर अंधेरा, इस रात को मितवा जरा ढलने दे अरे अभी तू, वाह, अच्छा भाई, अच्छा। इस वाह रात को मितवा जरा ढलने दे अभी तू, मत सारथी बनना कभी, मत सारथी बनना कभी, मीना का है कहना, मत सारथी बनना कभी, मीना का है कहना, करता है बुरा कोई तो करने दे अभी तू, करता है बुरा कोई तो करने दे अभी तू, आगे ही आगे बढ़ना है बढ़ने दे अभी तू, मत रोक मेरी राहों को चलने दे अभी तू, चलने दे अभी तू, अच्छी अच्छी बहर की गजल, चलने दे अभी तू। बहर अच्छा है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद दी। और बिल्कुल आप सभी का, आप सबकी रचना अपनी अपनी जगह, ये हमारे रिजवान जी जो हैं वो थोड़ा रोमांटिक आते हैं, और विजय जी की तो बात ही अलग है, और हर तरह का सुनाया आपने। मीना जी आपकी भी बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है कि सभी दर्शक भी इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे अलग अलग रचना के साथ। और आप सभी का धन्यवाद भी कहना चाहूँगी, आप सब ने आकर के आज इस शाम की जो हमने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि गीत संगीत की संध्या में जो जितने प्रेमी हैं, कविता प्रेमी हैं, सुनने वाले, खास करके लिखने वाले तो हैं, सुनने वाले का भी बहुत रहता है। जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबकी कविता, उन सब को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एक समाज सा बंध गया, बहुत ही अच्छा रहा। इसके साथ आप सबके साथ विदा लूँगी। अंत में आप सब दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं तो आप तीनों का स्वागत है इस काव्य जी। गोष्ठी में जुड़ करके मुझे अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही एक अच्छे मतलब फ्री एंड उस वातावरण में सबने अपना काव्य पाठ किया, और काव्य पाठ भी एक तरह से अच्छी संख्या में गीत गजल और कविताएं हम सब ने पढ़ी। और मैं समझता हूँ कि जो गजलों में काम करते हैं, गीतों में काम करते हैं, तो वो नए नए तरीके से लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, नवगीत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि कविता बदलेगी और उसमें आवश्यक बदलाव आने भी चाहिए, और हमारे सभी साथी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात का समाहार करूंगा। छतों के दिए तो कभी के बुझ गए होते, छतों के दिए तो कभी के बुझ गए होते, पर कोई है जो हवाओं के पर कतरता है, पर कोई है जो हवाओं के पर कतरता है। आज की इस बहुत शुभ शानदार, संध्या में वाह, उस बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत खूब। आज की और शुभ इन्हीं संध्या शब्द, में मुझे हाँ बोलिए। बहुत अच्छा रहेगा कि यदि मैं माला जी का अभिवादन करूं और उन्हें धन्यवाद कहूं।
और मीना जी ने काफी दिनों से मेरे पीछे थी पड़ी हुई कि आपको इस कार्यक्रम में जुड़ना है। फिर उन्होंने माला जी से संपर्क करवाया और आज इस पटल में आप सब लोगों के साथ में आया। भाई रिजवान अपनी बात कह रहे थे और उनका झुकाव ज्यादा अभी प्रेम मोहब्बत और रोमांस की तरफ है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे उनकी गजल यात्रा आगे बढ़ेगी और उनके अनुभव भी जब परिपक्व बनेंगे तो निश्चित रूप से वो भले ही रोमांस को अपने साथ में जोड़े रखें, लेकिन जो जीवन का कटु यथार्थ है उस यथार्थ की तरफ भी वो लौटेंगे तो निश्चित रूप से उनकी गजल और आगे बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास में वो दृष्टि है, वो संवेदना है। और यदि वो उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, जीवन के यथार्थ को लिखना हम सभी का दायित्व है। क्योंकि बहुत पहले मीर गालिब और वो उन्होंने भी क्या है कि मोहब्बत की बातें की, लेकिन मोहब्बत के बाद भी उन्होंने जीवन को इतना गहराई से झांक के देखा। तो गजलों में जैसे मान लो क्या है कि हमारा जो जीवन है उसका रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। और प्रेमचंद ने तो कहा था कि साहित्य जीवन की आलोचना है, लिटरेचर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किस तरह से हम जीवन की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना का मतलब आलोचना नहीं है, साहित्य की आलोचना का बड़ा ही एक सकारात्मक है कि हम जीवन को किस तरह से उसकी आलोचना करते हैं, किस तरह से उसकी समालोचना समीक्षा कर सकते हैं। तो एक अच्छे गजलकार और एक अच्छे कवि का ये है कि वो अपनी कविता में मैसेज क्या देता है। जैसे हम रोमांस की कविता पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी कविता में से क्या मैसेज निकला, हमने सोसाइटी को क्या मैसेज दिया, ये एक बड़े कवि के लिए ये जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा भाषणनुमा तो नहीं हो गया है, लेकिन भाई रिजवान नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बात जानकारी कही। मिली ये सर जी अच्छी आपसे। सीख है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही और अच्छी जानकारी और मिली सर देखिए जी। मीना यहाँ जी, जो अभी जो ये जो लास्ट की जो मैं तो आपने लिखी गजल नहीं। पढ़ी है मीना जी, ये लास्ट की गजल आपकी बहुत अच्छी है, इसका बहर बहुत अच्छा है और इसका जो इस्तेमाल जी हुआ है बहुत धन्यवाद अच्छा सर है। जी। और आपने अच्छे प्रयोग किए हैं इसमें। तो एक अच्छी जी कविता, धन्यवाद अच्छा सर जी, आपसे अच्छा ऐसे ही सीखते गजल रहेंगे। आपको पहली पंक्ति से ही आपको बता देगा कि भाई ये चीज अच्छी दिशा में जा रही है। और आपकी गजलों को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा भी है। आपके पूरे संग्रह का मैंने गजलों को पढ़ते हुए उस पे जो अपना भूमिका लेखन का काम भी हुआ है, तो आपकी गजलों से मैं परिचित भी हूँ। लेकिन मैंने तो आप तो शुरू में ही कहा था कि जैसे माला जी ने जो शुरुआत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो लिख रहे हैं वो दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी वो अच्छी लगनी चाहिए। और वो अच्छी तभी लगेगी जब मतलब क्या है कि हम हमारे भीतर से जो चीज रच करके बाहर पेश करेंगे वो चीज दूर तक जाएगी। शमशेर ने कहा भी है, मतलब बात बोलेगी, मतलब कविता नहीं बोलेगी, बात बोलेगी। जो बात कविता से निकल के आएगी वही बोलेगी और वही दूर तक जाएगी। और बिल्कुल, और मेरी कोशिश भी है कि आप आप सबकी गज़ल ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक संख्या में श्रोताओं तक जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात क्योंकि इस कही समय जो है हिंदी जी। की दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट ये है कि पाठक नहीं है, श्रोता नहीं है। क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज होके रह जाती है। और वो मतलब जी क्या है बिल्कुल कि सही कहा। बाहर बाहर के लोगों से उसका जुड़ाव तब होगा तो मतलब क्या है कि हम वहां के यथार्थ को जानेंगे। अब मतलब क्या है कि प्रेमचंद के गबन और गोदान उपन्यास इसलिए पसंद किए गए कि प्रेमचंद उस समाज में जाकर के उन्होंने देखा कि भाई वास्तव में स्थिति है क्या, भारतीय काश्तकार की क्या स्थिति है और क्या है। उन्होंने बनारस और उसके आसपास के पूरे परिदृश्य को देखा, जिया, तब वो बात कह पाए। तो वो चीज मतलब क्या है कि आज भी मतलब क्या है कि इतने वर्षों के बाद भी प्रेमचंद की वही प्रासंगिकता है और आगे भी वही बनी रहेगी। क्योंकि समाज की जो स्थितियां हैं थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ मूलभूत रूप से वही है, इसलिए वो चीजें अभी भी मतलब उतनी ही शाश्वत हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक इनफॉर्मल टॉक है, हमने दोस्ती तो अपनी खत्म हो गई है। तो अच्छा है मीना जी ने ये समय भी दिया है कि अपन कुछ बात कह सकते, माला जी ने ये समय भी दिया है कि अपन ये बात अपनी कह सकते हैं। तो बहुत ही सभी साथियों का मैं सभी का हार्दिक बहुत स्वागत बहुत करता हूँ और बहुत ही सभी अच्छी को बात। और इसी सीख के साथ बहुत आज अच्छा। इस संध्या काव्य संध्या का समापन करेंगे। आप सबके साथ सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुजनों को यहाँ से मैं नमन करती हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ सभी रात्रि, को अभिनंदन, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। अभिनंदन, प्रणाम।